अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में कि कैसे रिसेप्टर्स को दोबारा यूज किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें है, उस हेडिंग को लिखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो हेडिंग है कि द एंडोसाइटिक पाथवे डिलीवर्स। क्या डिलीवर करता है? आयरन। ये हम Fe2+ कर टू द सेल विदाउट डिसोसिएशन ऑफ द रिसेप्टर। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको, रिसेप्टर ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स। ये हमारा टाइटल है। देखिए क्या कहता है, एकदम क्लियर कट। ये एंडोसाइटिक पाथवे, चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं एंडोसाइटिक पाथवे, जिसमें हम लोग सेल को क्या देने वाले हैं? आयरन। तो आयरन के लिए जो रिसेप्टर उसका होगा और आयरन को ले जाने वाला प्रोटीन होगा, वो अलग नहीं होंगे, सिर्फ आयरन को देकर वो दोबारा यूज हो। लाइक कि एक ट्रक अपना सामान उतार देगा और फिर से उसमें सामान लोड किया जाएगा। सीधे मुद्दे पर हम आते हैं। ये ट्रांसफेरिन जो है उसके बारे में बताते हैं। ये आयरन, ये फेरस, फेरिक को कैरी करता है। फेरिक कैरिंग प्रोटीन है, कैरिंग प्रोटीन है। सो ट्रांसफेरिन नाम ही है ट्रांसपोर्ट करने वाला। ये कैरिंग प्रोटीन है। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें शुगर भी रहता है। सो इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। और कैसे ये पूरा का पूरा जो चीज है वो होता है वो देखेंगे। जो आयरन होता है वो इस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फेरस। फेरस कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज इन लिवर सेल्स। तो हमारे लिवर सेल्स में आयरन जो होते हैं ना, वो भविष्य के लिए उपयोग होने के लिए वो उनका स्टोरेज होता है। और ये हमको मिलता है कहाँ से? ये खाना पानी, मतलब खाना खाते हैं उससे मिलता है और पानी पीने से मिलता है। तो अब आप देखें कि कैसे ये सभी चीजें यूज होती है। तो एपो ट्रांसफेरिन, देखिए ट्रांसफेरिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एपो ट्रांसफेरिन प्लस दो मॉलिक्यूल फेरिक आयन, ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है फेरो ट्रांसफेरिन। ठीक है। अब इसको समझते हैं। एपो ट्रांसफेरिन मतलब हो गया ओनली प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन का नाम है एपो ट्रांसफेरिन। दो मॉलिक्यूल कौन सा है? आयन फेरिक, क्योंकि 3+ चार्ज है तो इसका नाम हो गया फेरिक। जब दोनों जुड़ गया आपस में तो ये हो गया कॉन्जुगेट प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन कॉन्जुगेट प्रोटीन हो गया, मेटालो प्रोटीन इसको बोलते हैं। इसका नाम कैसे लिखा गया? फेरो ट्रांसफेरिन। एपो ट्रांसफेरिन मतलब ट्रू प्रोटीन प्लस दो मॉलिक्यूल फेरिक आयन जुड़ गया तो बन गया फेरो ट्रांसफेरिन। ये रिवर्सिबल है, जुड़ेगा और फिर निकलेगा फिर। अब इसको झटपट डायग्राम से ही समझाते हैं हम लोग और अच्छे से आप लोग इसको समझिए। ठीक है, इसी में हम 3 स्ट्रक्चर डिस्कस कर देंगे, इसलिए हम इतना लंबा स्ट्रक्चर ले लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम बना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, बाहर का है हिस्सा, आउटर, और ये साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। ये सब चीजें विद्यार्थियों हमेशा पहले तय करोगे, कभी भी मेम्ब्रेन को पढ़ो ये सब चीज को जरूर तय करो कि है क्या, कहाँ है, किसका है। अब आप देखें ये जो है, फिर उसी तरह का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये जो है ये है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, दिस इज
ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ठीक है ना, इसको हम लोग TR कह रहे हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। अब जैसे यहां पर तो फेरो ट्रांसफेरिन आएगा तो आप इसको फेरो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। अब आप देखें कि दो मॉलिक्यूल आयरन जो है वो यहां है, Fe3+ एंड Fe3+, दो मॉलिक्यूल, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फेरो ट्रांसफेरिन। ये ट्रांसफेरिन का ही नाम है बट हम उसको लिखते हैं फेरो ट्रांसफेरिन, तो अच्छे समझ में आता है कि अच्छा ये जो है ऐसा है। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या हो रहा है इसका, इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि अब यहां पर क्या आएगा, अटैचमेंट ऑफ क्लैथरीन, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है तो क्लैथरीन AP2। अब क्लैथरीन और AP2 एडेप्टर प्रोटीन 2 जो है वो यहां आकर जुड़ने लगेगा। देखिए विद्यार्थियों, ये घटना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप इसको खूब बारीकी से समझेंगे। ये हो गया फेरो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और यहां पर जुड़ गया है फेरो ट्रांसफेरिन। उस फेरो ट्रांसफेरिन में दो मॉलिक्यूल फेरस का है, यहां तो फेरिक है। ये जो ऐसे गोल हम किए हैं डॉट, ये रिप्रेजेंट करता है फेरिक, एक फेरिक, तो दो हो गया, क्योंकि बार बार वहां छोटे जगह में लिखना दिक्कत होगा। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं चारों तरफ, तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं एडाप्टर प्रोटीन, इसको AP2 कह रहे हैं, एडाप्टर प्रोटीन हो गया। साथ ही हम क्या देख रहे हैं यहां पर चारों तरफ, क्लैथरीन का कोटिंग। देखिए ये जो है वो क्लैथरीन कोटिंग है, ठीक है ना, ये क्लैथरीन कोटिंग है। तो फटाफट हमारे ये नाम नेमिंग भी हो गया, चूंकि सब डायग्राम बना चुके हैं पहले भी। तो ये हो गया क्लैथरीन और ये हो गया एडाप्टर प्रोटीन 2। इस प्रकार से ये सभी चीजें अरेंज हो रही हैं। ये जो है बड बनना शुरू हो गया। अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में ये होगा कि ये पिंच ऑफ करके टूट कर जो है अंदर चला आएगा। जब अब सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये आ चुका है, ये सब चूंकि एक बार हम पहले बना चुके हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इन डायग्राम को फॉलो कर रहे होंगे। देखिए ये आ गया और इसके साथ है ट्रांसफेरिन, इसमें फेरिक मॉलिक्यूल है। इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्ली एंडोसोम विथ क्लैथरीन पोर्ट AP2, यह भी है इसमें, ठीक है। हम झटपट झटपट इसमें थोड़ा बना भी देते हैं इसको। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं डायग्राम ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। और ये हो गया उसका चारों तरफ क्लैथरीन कोट, ये क्लैथरीन और AP2 का कॉम्बिनेशन, ये अर्ली इंडोसोम है विथ क्लैथरीन AP2। अब यहां पर क्या होगा, इसका सारा जो क्लैथरीन AP2 है वो रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्लैथरीन AP2, ये बाहर हो गया। तो बाहर जब हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक अर्ली इंडोसोम। डायग्राम का जरूर करेंगे आप लोग अभ्यास, क्योंकि डायग्राम बना सही से तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आना शुरू हो जाता है। ये यहां पर है इसका ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर, फिर वो ट्रांसफेरिन यहां पर है और उसके अंदर में दो फेरिक मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड अर्ली एंडोसोम, एंडोसोम। और यहाँ का पीएच क्या होगा, वी ऑल नो इट, पीएच सिमिलर टू 7, मतलब कि न्यूट्रल पीएच के पास है। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, सब आप समय आप लोग पकड़ लिए होंगे सर, अब इसकी मैच्योरिटी आने वाली है। जब मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा,
देखिए अब ये हो गया सेकेंडरी, मतलब कि फंक्शनल एंडोसोम, दैट इज कॉल्ड लेट एंडोसोम। और आप समझते हैं कि लेट एंडोसोम के साथ क्या क्या होने वाला है। तो लेट एंडोसोम के साथ आप समझ जाइएगा कि ये गेट किसका हमने बनाया है। बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें हमने दो डायग्राम को मिक्सअप किया है, ठीक है। ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ये फेरो ट्रांसफेरिन इसमें है जुड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या होता है विद्यार्थियों कि ये क्या है, ये तो फेरो ट्रांसफेरिन है। फेरो ट्रांसफेरिन में दो हिस्सा, दो मॉलिक्यूल, फेरिक प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन रह गया और इसमें से दो एटम जो है फेरिक का निकला। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इसको दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये दो फेरिक से दो फेरस हो जाएगा, चेंज हो गया, +3 से +2 हो गया। और इसके लिए मेम्ब्रेन से निकलने के लिए रास्ता होता है सेल में जाने के लिए अंदर में। तो इसकी चर्चा तो हम अलग से करेंगे, लेकिन अभी आप इस घटना को समझिए, हो जाए। ये जो बनाए हैं आप सब समझ गए होंगे ये क्या बनाए हम। ये है वी टाइप H+ATPH पंप। इस पंप से क्या हुआ, इस पंप से प्रोटॉन अंदर गया, जिससे कारण यहाँ पीएच क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ये हम सिखा चुके हैं। अब इसी मेम्ब्रेन में हम उस डायग्राम को भी यूज कर लेते हैं कि अब जब ये खाली हो गया तो अब क्या हुआ। अब ये हुआ, ये रहा रिसेप्टर और ये रहा एपोट्रांसफेरिन। देखिए मेरा वर्ड बदल गया, अब तक फेरो बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, एपोट्रांसफेरिन। अब ये क्या है, एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन का मतलब हो गया ओनली प्रोटीन, ठीक है, नो आयरन। आयरन तो निकल गया, अब वहां कहां आयरन है, और ये उसका ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। अब ये दोनों बच गए। अब सेल जो है चाहता है कि इसको हम दोबारा यूज करें। सेल क्या चाहता है, मैं इसे दोबारा यूज करूं। तो दोबारा यूज करने के लिए क्या होगा, ये तो काम सब हो गया। अब इसका एक एंडोसाइटिक वेसिकल बनेगा, ये पूरा इतना दूर का एक एंडोसाइटिक वेसिकल बनेगा। अगले पेज में फिर से दोबारा यूज होने के लिए देखिए कैसे एंडोसाइटिक वेसिकल फिर से बन गया। सेल तो कंजूस है ना, सेल क्या चाहता है, मेरा बार बार खर्चा ना होवे, एक ही बार में हम खर्चा करें, उसको बार बार यूज करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए एपोट्रांसफेरिन और रिसेप्टर, ये हो गया एपोट्रांसफेरिन और ये हो गया ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। और ये हो गया रिसाइकिल्ड सेक्रेटरी वेसिकल। ये हो गया रिसाइकिल्ड सेक्रेटरी वेसिकल। यहां जो पीएच है ध्यान देना, वो अभी 7 नहीं हुआ है, वो 6 के करीब है, ठीक है। मतलब अब ये एसिडिटी घट रही है और ये चला और ये जाकर किससे मिक्सअप करेगा, किससे ये फ्यूज करेगा। देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर ये वापस फ्यूज कर जाएगा। देखिए ये अभी वापस वहां फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के कारण क्या हो गया, कि फ्यूज होने के कारण फिर से उपयोग किए जाने के लिए ये तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर ये हो गया और ये जो है एपो ट्रांसफेरिन वो यहां से हट गया, ठीक है। एपो ट्रांसफेरिन इज रेडी टू बी reused and separated from the transferrin receptor। यहां का जो पीएच है वो 7 के इर्द गिर्द है। देखिए जैसे ही 7 के इर्द गिर्द पहुंचा
वो अलग हो गया, और अलग होकर अब ये फिर से चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये फिर से चार्ज हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझने के लिए आपने देखा कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, इसमें फेरो ट्रांसफेरिन बाइंड किया इस रिसेप्टर से, उसके बाद इसमें इसको लेकर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर धंस गया। अंदर की ओर धंसने के लिए जो बड बना है ना, जो पिट बना, पिट बड, अभी तो पिट है, ये गड्ढा है मेम्ब्रेन में, यह बना क्लैथरिन AP2 के मदद से। और बनते बनते जब ये पूरा गोल बन गया, ये टूटकर मेम्ब्रेन में आ गया। जब टूटकर मेम्ब्रेन में आया तो इसको हम लोगों ने कहा अर्ली इंडोसोम विद क्लैथरिन AP2, और इसमें दोनों आयरन रखने वाला ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब सारा क्लैथरिन AP2 निकल गया, बचा अर्ली इंडोसोम। अभी जो पीएच है वो लगभग 7 के बराबर है। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में हुआ कि अब ये जो है जो हमने क्या कहा था अर्ली इंडोसोम, अब ये लेट इंडोसोम। लेट इंडोसोम में पीएच बदला, इसका पीएच जो है वो एसिडिक हो गया। एसिडिक होने के लिए वी टाइप H+ आयन ATPase पंप है इस मेम्ब्रेन में। जैसे एसिडिक पीएच हुआ, ये यहां से मेम्ब्रेन से प्रोटीन डिटैच नहीं हुआ, आयरन निकल गया, फेरिक, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, फेरस मेम्ब्रेन से बाहर। अब जो है रिसेप्टर विथ ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन का ये जो रूप है उसे हम लोग बोलते हैं एपोट्रांसफेरिन, मतलब इसमें प्रोटीन है बट आयरन नहीं है। अब सेल चाहता है कि इसको हम दोबारा यूज करें, तो दोबारा यूज करने के लिए चला और मेम्ब्रेन में आकर वापस फ्यूज कर गया। वापस फ्यूज होते ही जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है और जो एपोट्रांसफेरिन है, ये दोनों अलग हो गए, और आगे जाकर इसमें फिर से आयरन भरा जा सकता है। दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट।